सुबह सुबह छोले आलू की सब्जी पूरी खाने का मन कर रहा है। मम्मी खुशबू आ रही है। मम्मी आपको नहीं आ रही? मेरे को बैठे बैठे आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बेटा, मेरी वॉइस आ रही है अब राइट नाउ? सर चलिए ओके। तो ब्रांच को ये बोला जाता है कि भाई जो भी आपके पास कैशियर के थ्रू पैसा आएगा, जो भी आपके पास कलेक्शन आएगा, वो कलेक्शन आपको इमीडिएटली हमें ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि आपके सारे खर्चों की पेमेंट हमने कर दी है। ब्रांच के सारे खर्चों की पेमेंट एचओ ऑलरेडी कर रहा है, तो ब्रांच इतने पैसों का क्या करेगी? हेड ऑफिस ब्रांच को बोलता है इतने पैसों का आप क्या करेंगे, है ना? तो आपने ये पैसे हमारे अकाउंट में जमा कर देने। Hence, branch is not allowed to hold cash except petty cash balance. petty cash balance को छोड़कर ब्रांच को अलाउड ही नहीं होता कि वो अपने कैश को होल्ड करे। ओके जी, तो ये हमारे हो गए मेन 4 फीचर डिपेंडेंट ब्रांच के। अब यहां से आते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच के लिए कौन कौन से मेथड हैं? तो मेरे बच्चों इसमें 4 मेथड्स आते हैं। इसमें पहला है डेटर मेथड, जो कि आज की क्लास में स्टार्ट होगा। दूसरा है इसमें स्टॉक एंड डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड। सर एक पर्सन को अलाउ कर दो। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है बेटा। तीसरा, ठीक है, आप उनको बोलो कि दोबारा सेंड करेंगे, अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है मेरे पास। ओके सर, बोल दिया। हाँ, और तीसरा उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है फाइनल अकाउंट मेथड। तीसरा है फाइनल अकाउंट मेथड। और चौथा बेटा हमारे पास है होलसेल ब्रांच मेथड। ये 4 बेसिकली हमारे पास मेथड है, जिसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 बेटा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के 2 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इसी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मली इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और बाकी के जो 2 मेथड हैं, इसका बहुत कम पॉसिबिलिटी के एग्जाम में आएगा, बट अगेन हमें करना है, क्योंकि फाइनल अकाउंट मेथड भी आपके मॉड्यूल में गिवन है और होलसेल ब्रांच भी आपके मॉड्यूल में सीएमए की बुक में गिवन है। करना सारा ही है, लेकिन अगर पास्ट एग्जाम में जो ट्रेंड बना हुआ है वो ट्रेंड देखा जाए, तो या तो डेटा मेथड का क्वेश्चन आता है या स्टॉक एंड डेटा मेथड का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये 4 हमारे मेथड्स हैं, डेटस मेथड, उसके बाद स्टॉक एंड डेटा मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड एंड होलसेल ब्रांच मेथड। राइट, तो 4 हमारे यहाँ पर मेथड आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डेटा मेथड की, और आई शुड से डेटस मेथड। when head office maintains when head office maintains only one account to calculate branch net profit or loss। जब हेड ऑफिस ब्रांच के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकालने के लिए
केवल एक ही अकाउंट मेंटेन करती है। आई रिपीट, जब हेड ऑफिस क्या करती है, ब्रांच के नेट प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए केवल एक ही अकाउंट मेंटेन करती है। मैन हेड ऑफिस मेंटेन्स ओनली वन अकाउंट, to find out branch net profit or loss, right sir? Then this method is called, then কতটা হয়ে গেল? this method is known as debtors method। तो बेटा এটা তো একটা খরচার মতো, এটা বলে তো খুলে রাখা ছিল। बेटा माइक ऑफ करना है मन्नूनाथ। चलिए, नोन एज डेटर्स मेथड। ओके जी, जब हेड ऑफिस ब्रांच का नेट प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए केवल एक ही, ठीक है सर, केवल एक ही मेथड, एक ही अकाउंट बनाएगी तो उसको बोला जाता है डेटर्स मेथड। चलिए, तो मैं एक बार स्टार्टिंग का बेटा दिखा देता हूँ। यहाँ से कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, तो ये 4th पॉइंट हम कंटिन्यू कर रहे थे और ये बता रहे हैं कि इसके 4 मेथड हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, तो जब हेड ऑफिस ब्रांच का नेट प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए केवल एक ही अकाउंट मेंटेन करेगी तो इस प्रोसेस को डेटा मेथड के नाम से जाना जाता है। सच सिंगल अकाउंट इज नोन एज, और वो जो इकलौता अकाउंट बनाया जा रहा है उसको ब्रांच अकाउंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, उसको ब्रांच अकाउंट के नाम से जाना जाता है। द ब्रांच अकाउंट is prepared separately. The branch account is prepared separately for each branch। हर ब्रांच के लिए सेपरेटली बनाते हैं। सपोज मान लीजिए अगर एक एचओ है और उस एचओ की 5 अलग अलग ब्रांचेस हैं, दिल्ली में, पटना में, मुंबई में, जयपुर में, अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांच के लिए अलग अलग अकाउंट बनेगा। दिल्ली ब्रांच के लिए अलग बनेगा और पटना ब्रांच के लिए अलग बनेगा, जयपुर ब्रांच के लिए अलग बनेगा। तो ब्रांच अकाउंट हर ब्रांच के लिए सेपरेटली बनाया जाता है बाय दी हेड ऑफिस, क्योंकि वो हर ब्रांच का नेट प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहती है। इसको डाटा मेथड क्यों बोलते हैं, इसका एक और रीजन है। अंडर दिस मेथड तो बेटा आप ये भी देख रहे होंगे कि अकाउंट्स की क्लास को लगभग 1 घंटा होने वाला है, लेकिन मैंने अब तक कोई फॉर्मेट नहीं बताया आपको, है ना। तो बड़े ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे भी आपको फोकस करना है, एकदम आपको प्रैक्टिकल पार्ट पे नहीं भागना है। मेरा हमेशा से ये मानना है, चाहे आप अकाउंटिंग कर रहे हो, चाहे आप कॉस्टिंग कर रहे हो, आपको थ्योरेटिकल पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो पता होने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, देन ओनली आप प्रैक्टिकल को समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो अंडर दिस मेथड the head office treats branch as one of its debtor। इस मेथड में बेटा, ठीक है बेटे, इस मेथड में जो एचओ होता है वो ब्रांच को अपना डेटर मानती है। दैट ऑफ ट्रीट्स ब्रांच एज वन ऑफ इट्स डेटर। इस मेथड में जो हेड ऑफिस होता है वो ब्रांच को अपना डेटर मानती है। डेटर मानने का क्या मतलब है, whenever head office gives something to branch, head office debits the branch account। this is a basic concept। जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ देगी, कुछ क्या देगी सर, क्या सर ऐसे बोलेगी मे यू लिव लॉन्ग, ब्लेसिंग देगी? नहीं, ब्लेसिंग देने की बात नहीं हो रही है। जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को सामान बेचेगी या ब्रांच को पैसे देगी, जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ देगी तो हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेगी, राइट। अगर हेड ऑफिस ब्रांच से कुछ ले रहा है, ले रहा है मतलब सर क्या क्या ले रहा है, या तो सामान वापस मंगवा लेगा जो सामान डिफेक्टिव होगा, या कुछ एक्सेस सामान भेज दिया गया ब्रांच के पास जो वहां पे सेल नहीं हो रहा है, तो या तो सामान वापस मंगवा लेता है, कहता वापस भेज दो,
या रेमिटेंस तो मंगवाता ही है, पैसे तो मंगवाए, पैसे तो मांगता ही है, कहता है तुम्हारे सारे खर्चों की पेमेंट हम कर रहे हैं, तुमने कैश में सेल करी होगी, डेटा से कलेक्शन आया होगा, वो हमें ट्रांसफर करो। तो जब भी हेड ऑफिस ब्रांच से कुछ मांगेगा, हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। यू कैन आल्सो से व्हेनेवर हेड ऑफिस मेक्स सम इन्वेस्टमेंट इन ब्रांच, whether in form of cash or whether in form of goods supplied to branch, वो इन्वेस्टमेंट ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में दिखती है। और whenever हेड ऑफिस विड्रॉज समथिंग, जब भी हेड ऑफिस क्या करेगा, कुछ विड्रॉ करेगा ब्रांच से, सामान मंगवा लेगा या पैसे मंगवा लेगा, तो वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। सो अंडर दिस मेथड द हेड ऑफिस ट्रीट्स ब्रांच एज वन ऑफ इट्स डेटर्स। द हेड ऑफिस debits branch account, the head office debits branch account whenever it sends goods or cash to branch. Similarly, the head office credits branch account whenever it takes back goods and remittance from branch। तो हेड ऑफिस जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा ब्रांच में, तो वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में दिखेगी, और जब भी हेड ऑफिस कुछ विड्रॉ करेगा, कुछ पैसे वापस मांग लेगा, सामान वापस मांग लेगा, तो दैट विल बी शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो क्योंकि इसमें डेटर की तरह बिहेव होता है, जैसे हम डेटर को कुछ उधार में सेल करते हैं, अगर हम किसी कस्टमर को बेचते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। जैसे मैंने सेल करी राहुल को, गुड सोल्ड टू राहुल ऑन क्रेडिट, तो व्हाट जनरल एंट्री विल आई मेक, क्या जनरल एंट्री बनाऊंगा, राहुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज आई एम गिविंग समथिंग टू राहुल, मैंने राहुल को डेबिट कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट में जब हेड ऑफिस कुछ देता है ब्रांच को, हेड ऑफिस ब्रांच को डेबिट कर देता है। और जब मुझे राहुल से पैसे मिलते हैं, लाइक कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, तो व्हाट जनरल एंट्री शुड आई मेक, आई विल मेक लाइक कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, बिकॉज राहुल इज गिविंग मी समथिंग, तो उस सिचुएशन में क्या करता हूँ, मैं राहुल को क्रेडिट कर देता हूँ। तो वही बिहेवियर हेड ऑफिस करता है ब्रांच के साथ। ठीक है सर, अब यहाँ से ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, और उस ब्रांच अकाउंट के सर लास्ट वाला पैरा मिस हो गया। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ जी, लिखिए आराम से। जब हो जाए बेटा बताना। डन सर। Right. So now let us see the format of branch account that will be prepared in the books of head office. First of all, we will know the format, हम format देखेंगे, और फिर उसके बाद उस format का जो logic है वो भी हमें समझना है। तो in books of head office, we are showing branch account. I will prepare this account in T form only. इस अकाउंट को मैं टी शेप में बना रहा हूँ। लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड द राइट साइड इज क्रेडिट। ओके, सो व्हाट आइटम विल बी शोन हियर, क्या आइटम दिखाए जाएंगे बेटा इसमें। तो सबसे पहले डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हियर वी राइट ऑल ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स। जो भी असेट्स ब्रांच के पास अवेलेबल है, ईयर की बिगिनिंग में जो भी उनका बैलेंस होगा, वो सारा बैलेंस आपको यहाँ पे डेबिट साइड में डाल देना है। लाइक यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्या स्टॉक ब्रांच के पास पड़ा हुआ है गुड्स का, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डेटर्स क्या कहें, ईयर के बिगिनिंग में कितना कलेक्शन अभी डेटर से आना बाकी,
वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ईयर के बिगिनिंग में फर्नीचर जो फिक्स असेट है कितना पड़ा हुआ है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके अलावा सर पेटी कैश के नाम पर कितने पैसे ब्रांच मैनेजर के पास पड़े हुए थे इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, वो भी आपको यहाँ पर डाल देने हैं। और इसके अलावा अगर कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कुछ खर्चे हैं जो पिछले साल एडवांस में पे किए थे करंट ईयर के लिए, जो सर अभी सेटल नहीं हुए, वो आपको सारे यहाँ पे डाल देने हैं। तो ये स्टार्टिंग में क्या आएगा, ये सारा का सारा आएगा आपका ओपनिंग एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है सर। वाई असेट्स हैव बीन शोन इन डेबिट साइड, बिकॉज असेट्स शोज डेबिट बैलेंस। असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है एसेट का एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट शो डेबिट बैलेंस, जबकि लाइबिलिटी का इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, इसलिए सर ये स्टार्ट यहाँ से होती है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ जाएगा सबसे नीचे। तो बाय बैलेंस शीट, बाय द एंड ऑफ द पीरियड के बिल्कुल एंड में या ईयर के बिल्कुल एंड में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है ब्रांच के पास। ठीक है, कितने डेटर हैं ईयर के एंड में जिनसे कलेक्शन आना बाकी है। फर्नीचर की क्या वैल्यू है, अगर ओपनिंग वैल्यू जो भी थी उसमें डेप्रिसिएशन लगा होगा तो डेप लगाने के बाद कितनी वैल्यू बच गई। अगर करंट ईयर में कुछ एडिशनल फर्नीचर परचेज किया है तो वो आपको इसमें ऐड करना है। कुछ फर्नीचर बेच दिया है तो आपको उसमें से माइनस करना है। फाइनली जो भी फर्नीचर आपके पास साल के एंड में बचा हुआ है उसकी क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद अगेन कितना पेटी कैश ब्रांच मैनेजर के पास साल के एंड में पड़ा हुआ है, और क्या कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में पे कर दिए गए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देना है। तो ये सारी की सारी क्या होगी सर, ये सारी की सारी क्लोजिंग असेट्स हो गई। ठीक है, तो जो ओपनिंग असेट्स है वो डेबिट साइड में आ जाएगी, और जो क्लोजिंग असेट है उसको सर हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया। तो ये तो हो गया सर आपकी असेट्स की पोस्टिंग, डेबिट साइड से स्टार्ट होगी और क्रेडिट साइड से आपने इसे खत्म करना है। ये क्यों आती है ब्रांच अकाउंट में, इनका यूज क्या होता है वो धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ओपनिंग असेट हमने डेबिट साइड में डाल दी, सेम वैसे ही प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, बाय बैलेंस सीडी नहीं, बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पर आप लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दिखाओगे। अगर ब्रांच के कुछ क्रेडिटर्स हैं जो कि अनपेड हैं, जिनसे हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए गुड्स परचेज करे थे और वो क्रेडिटर अभी सेटल नहीं हुए हैं, तो वो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिखाना पड़ेगा। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो सर वो भी यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया सर ओपनिंग लाइबिलिटी। ये ओपनिंग लाइबिलिटी हो गई ब्रांच की जो आप दिखा रहे हो क्रेडिट साइड में। अब लाइबिलिटी क्रेडिट साइड से क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि अगेन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि लाइबिलिटी का इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, इसलिए लाइबिलिटी स्टार्ट हुई है कहाँ से, ये सर स्टार्ट हुई है फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट, राइट। जैसे यहाँ पर हमने लाइबिलिटी दिखा दी बेटा, सेम ऐसे ही क्लोजिंग लाइबिलिटी आप यहाँ पोस्ट करोगे ऑन अपोजिट साइड, और यहाँ पे क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, ब्रांच के कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो अनपेड है बाय द एंड ऑफ द ईयर, वो आपको यहाँ दिखाने पड़ेंगे। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा, राइट सर। किसका, लाइबिलिटीज का, ये लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बहुत रेयर केस में आपको लाइबिलिटी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि जो लाइबिलिटी है उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया होगा। ठीक है सर, मैक्सिमम केसेस में केवल एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता है, लाइबिलिटीज का नहीं आपको दिया होता, क्योंकि लाइबिलिटीज सारी की सारी पेड होती हैं। नॉर्मली हेड ऑफिस ब्रांच की सारी लाइबिलिटीज पे करके रखता है, तो ये आइटम दिखते नहीं है। खैर अगर दिए हो तो हमें डाल देनी है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ब्रांच अकाउंट में 4 एंट्री कौन सी हुई है, 4 एंट्री सर बस एसेट्स और लाइबिलिटी के बैलेंस को प्लेस करने के लिए हुई है। एक तो मैंने एसेट्स के 2 बैलेंस डाले हैं, एक डाला है ओपनिंग बैलेंस, एक डाला है क्लोजिंग बैलेंस, और सर लाइबिलिटी के भी 2 बैलेंस डाले हैं मैंने, ओपनिंग बैलेंस डाला है और क्लोजिंग बैलेंस डाला है। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि अगर ब्रांच के एसेट्स और लाइबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो, ये आप ब्रांच अकाउंट में प्लेस कर दो। एसेट अकाउंट को डेबिट साइड से आपको स्टार्ट करना है, और जो लाइबिलिटी अकाउंट है बेटा, वो लाइबिलिटी अकाउंट आपको क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना है, राइट सर। ये सब करने के बाद अब क्या करेंगे सर, मैंने बताया
अगर हेड ऑफिस ब्रांच में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, अगर हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ देता है तो वो डेबिट साइड में आता है। तो हेड ऑफिस ब्रांच को क्या देगा, या तो सामान देगा या पैसे देगा। तो वो दोनों एंट्री आपको दिखानी है डेबिट साइड में। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। चलिए जी, उसके बाद हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच को पैसे देगा, बोलेगा चलो अपने स्टाफ की सैलरी दे दो, अपना रेंट पे कर दो। तो टू कैश या बैंक अकाउंट, सो कैश सेंट बाय हेड ऑफिस, कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, और ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द हेड ऑफिस। इन दोनों ही सिचुएशन में आपने उसको डेबिट साइड में दिखा देना है। ठीक है सर। या तो हेड ऑफिस क्या करेगा, या तो हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच को पैसे भेजेगा या ब्रांच के खर्चे डायरेक्टली पे कर देगा। मतलब जो ब्रांच के स्टाफ की सैलरी होगी वो डायरेक्टली हेड ऑफिस से चली जाएगी, ब्रांच का रेंट जो होगा सर वो डायरेक्टली हेड ऑफिस से चला जाएगा। या तो ऐसा होगा या ब्रांच पहले या एचओ पहले ब्रांच को पैसे भेजेगा और फिर ब्रांच क्या करेगी, उसको फर्दर आगे पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज करेगी। दोनों ही सिचुएशन में चाहे हेड ऑफिस पैसा भेजे या हेड ऑफिस ब्रांच के एक्सपेंसेस डायरेक्टली पे करे, दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है सर, डेबिट साइड में दिखा देना है। तो ये दो एंट्री बेटा हमने डेबिट साइड में डाल दिए, दो एंट्री हमने डाल दिए, ये दो एंट्री डाल दी हमने डेबिट साइड में। कौन कौन सी, सामान भेजने की और पैसे भेजने की, क्योंकि एचओ भेज रहा है ब्रांच को। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, हेड ऑफिस या तो ब्रांच से सामान मंगवा लेगा, हेड ऑफिस या तो ब्रांच से सामान मंगवा लेता है, कहता है जो सामान नहीं बिक रहा, डिफेक्टिव है, वापस करो। तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के नाम से लिखना है, गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस नहीं लिखना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के नाम से लिखेंगे। ये हो गया रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को सर जो सामान वापस हो गया वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा हेड ऑफिस क्या मांगता है, इसके अलावा हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच से पैसे मांगता है। जो ब्रांच से पैसे मांगेगा उसको रेमिटेंस के नाम से लिखेंगे, या उसको बाई कैश या बैंक के नाम से लिख सकते हैं। सर कौन सी वाली रेमिटेंस, जो कैश सेल के थ्रू ब्रांच के पास पैसा आया, या जो डेटा से कलेक्शन आया वो वाला पैसा। और इसके अलावा सर अदर रिसिप्ट भी हो सकती है, जो एसेट बेच के मिली है, या कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिला है ब्रांच को फॉर द लॉस अकर्ड। ब्रांच पे कभी आग वगैरह लग गई थी, वहाँ नुकसान हो गया था, तो ब्रांच को इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है कैश में, तो वो भी क्या करेंगे सर, वापस करना पड़ेगा। तो पूरी अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देनी, क्योंकि मैंने बताया ब्रांच के सारे खर्चे क्योंकि हेड ऑफिस पे कर रहा है, इससे ब्रांच को कैश होल्ड करने का राइट नहीं होता है। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दीज ट्रांजेक्शन, जब हम ये सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसके बाद ब्रांच अकाउंट में डिफरेंस निकाला जाएगा। ठीक है। तो सर कितने आइटम रिकॉर्ड हुए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन ऑल वी हैव रिकॉर्डेड 8 आइटम्स इन ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में हमने 8 आइटम्स रिकॉर्ड करे हैं। 8 में से 4 आइटम तो एसेट्स और लायबिलिटी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हैं, राइट सर। 8 आइटम में से 4 आइटम क्या हैं, एसेट्स और लायबिलिटी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। और बाकी 4 आइटम क्या हैं, बाकी 4 आइटम क्या हैं, अगर हेड ऑफिस कुछ सामान भेज रहा है ब्रांच को या पैसे भेज रहा है, अगर हेड ऑफिस कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है ब्रांच में, तो वो डेबिट साइड में डाल दो। इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, हेड ऑफिस सामान सप्लाई करेगा या हेड ऑफिस क्या करेगा, पैसे भेजेगा, तो बेटा वो आपको डाल देना है डेबिट साइड पे। और अगर हेड ऑफिस कुछ विड्रॉ करेगा, क्या विड्रॉ करेगा, या तो सामान वापस मंगवाएगा या रेमिटेंस मंगवाएगा, बोलेगा पैसा दे दो, तो ये कहाँ पर आएगा बेटा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो केवल 8 एंट्री ब्रांच अकाउंट में होती है। ये फॉर्मेट आपको अपने मन में बसा लेना है बिल्कुल। 8 एंट्री कौन कौन सी सर, 4 एंट्री तो असेट्स और लायबिलिटी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हैं, बाकी की 4 जो एंट्री है वो कौन सी हैं, 2 एंट्री तो वो हैं जो एसेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो डेबिट साइड में आती हैं, और 2 एंट्री वो हैं जो हेड ऑफिस विड्रॉ कर रहा है, वो क्रेडिट साइड में आती है।
आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि ये 8 एंट्री केवल ब्रांच अकाउंट में आती है बस, ठीक है। कभी कभार 8 में से भी 6 एंट्री डालते हो आप। 6 एंट्री क्यों डालते हो, 6 एंट्री क्यों डालते हो? क्योंकि ओपनिंग लायबिलिटी क्लोजिंग लायबिलिटी नहीं दी होती। नहीं दी होती तो हम क्या मानेंगे कि सर है ही नहीं, फिर तो बस ये 6 आइटम आते हैं इसमें और कुछ तो है नहीं। ये करने के बाद आप डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस आपका आता है डेबिट साइड में, इसको बोला जाएगा टू ब्रांच नेट प्रॉफिट, टू ब्रांच नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से नेट प्रॉफिट आएगा जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है सर, विच विल बी ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अगर सर ये डिफरेंस यहां पर आता है तो बाय ब्रांच नेट लॉस ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांच अकाउंट हर ब्रांच के लिए सेपरेटली बनाते हैं। हो सकता है कि ये जो भी हमने बनाया ये दिल्ली ब्रांच के लिए हो, ऐसे एक पटना ब्रांच है उसके लिए भी ऐसे ही बनेगा। उसके बाद सर एक सपोज मान लीजिए लखनऊ ब्रांच है, लखनऊ ब्रांच के लिए भी ऐसे ही बनेगा। एक हुगली ब्रांच है, हुगली ब्रांच के लिए भी ऐसे ही बनेगा। तो हर ब्रांच के लिए अलग अलग बनाएंगे, लेकिन इन सब का जो पेरेंट है, इन सब का जो हेड ऑफिस है वो तो एक ही है। हेड ऑफिस चाहता है कि मुझे ओवरऑल बेसिस पे कितना प्रॉफिट लॉस होगा बाय टेकिंग ऑल ब्रांचेस टुगेदर। सभी ब्रांचों को अगर मैं एक साथ देखूं तो कितना नेट प्रॉफिट लॉस हो रहा है टोटल बेसिस पे। तो हर ब्रांच का जो नेट प्रॉफिट या लॉस होता है वो एक सेपरेट अकाउंट में जाता है, एक कॉमन अकाउंट में जाता है, उसका नाम होता है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है सर। ये समझिए कि हर ब्रांच अकाउंट एक अलग अलग रिवर है, हर ब्रांच अकाउंट एक अलग अलग रिवर है और सारी रिवर को ओशन में जाके मिलना है ना, उनको ओशन में जाके मिलना है। तो पहले पटना ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, लखनऊ ब्रांच, हुगली ब्रांच अलग अलग बनेगी, उनका नेट प्रॉफिट और लॉस अलग अलग निकलेगा। फिर ये सारे के सारे नेट प्रॉफिट और लॉस जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चले जाएंगे और उस जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे बिजनेस का, पूरे हेड ऑफिस का, पूरे पेरेंट का फाइनल नेट प्रॉफिट लॉस निकल के आ जाएगा। तो वहां से टोटल बेसिस पे मालूम चल जाता है कि सभी ब्रांचेस का इकट्ठा कर क्या नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आपके पेपर में नहीं आएगा, वो आपसे नहीं वो पूछेगा, सिर्फ आपको ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए करना है। आई गैस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और इस बात को हमेशा आप लोग बेटा अप्रिशिएट करें कि सर जो आपको कंसेप्ट में, थ्योरी में समय ज़्यादा बिताना है, प्रैक्टिकल कोई बड़ी बात नहीं होती है। वंस यू नो दी कंसेप्ट, प्रैक्टिकल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। रटना नहीं है अपने फॉर्मेट को, ये ध्यान रखना है। चलिए जी, तो ये तो हो गया हमारा ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से आगे देखेंगे। तो अब क्या करेंगे सर, देखें अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, द ब्रांच अकाउंट uses capital comparison method. Capital comparison method. The branch account uses capital comparison method. The branch account uses capital comparison method to find out net profit and loss. चलो, जो ब्रांच अकाउंट है वो नेट प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कैपिटल कंपैरिजन मेथड को यूज करता है। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल कंपैरिजन मेथड, कुछ देखते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट, आपने लोअर क्लासेस में बेटा ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। 11th क्लास में बेसिकली बताया जाता है ओपनिंग कैपिटल, उसमें प्लस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल, माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स, प्लस कर देते हैं प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो कर देते हैं माइनस, देन यू गेट योर क्लोजिंग कैपिटल। आई थिंक दिस बेसिक इक्वेशन, ये जो बेसिक इक्वेशन बेटा आप इससे अवेयर हैं। आई होप आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ये इक्वेशन जरूर देखी होगी, ठीक है। डेफिनेटली आपने सीखी है, देखी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
इसी में से मैं अगर प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाती है कि क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल इसमें ऐड हो जाती है ड्राइंग्स, लेस हो जाती है एडिशनल कैपिटल, लेस हो जाती है एडिशनल कैपिटल, और माइनस हो जाती है बेटा ओपनिंग कैपिटल, है ना। इस इक्वेशन को रीअरेंज किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैंने आइटम्स कुछ लेफ्ट हैंड से उठाकर राइट हैंड में शिफ्ट कर दिए हैं, जिनसे उनका साइन चेंज हो गया है। पॉजिटिव आइटम्स नेगेटिव बन गए, नेगेटिव आइटम्स हमारे पॉजिटिव बन गए, ठीक है। इस इक्वेशन से प्रॉफिट भी निकल सकता है। अगेन मुझे पता है कि आपने लोअर क्लासेस में ही किया हुआ है, ठीक है सर। आपकी जो विजडम है, आपकी जो कह सकते हैं कि समझ है, उसको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ये आपने किया होगा। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा सर, ये भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा सर, कि अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो ये क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी होती है, दैट यू ऑलरेडी नो। और अगर सर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो ओपनिंग कैपिटल के लिए आप ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लाइबिलिटी को माइनस कर देते हो। ये इक्वेशन कैसे आई, आप बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, बस उसी इक्वेशन को मैंने यूज किया है। वहां से कैपिटल हो जाएगी एसेट माइनस लाइबिलिटी। सर ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक ब्रांच अकाउंट में यूज की गई है। ये टेक्निक, ये मेथड जिसको हम कैपिटल कंपैरिजन मेथड बोल रहे हैं, ये ब्रांच अकाउंटिंग में यूज की गई है। देखो बेटा कैसे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। देखो ये है ओपनिंग असेट्स, ठीक है, ये है ओपनिंग असेट्स सर, जो यहाँ डली हुई है डेबिट साइड में, ठीक है सर। और ये है ओपनिंग लाइबिलिटी जो डाल रखी है सर क्रेडिट साइड में। ये दोनों अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में है तो इसका ये मतलब है ये दोनों फिगर आपस में माइनस हो रही हैं, ये दोनों फिगर का आपस में डिफरेंस निकल रहा है। तो ये जो ओपनिंग असेट्स और जो ओपनिंग लाइबिलिटी है, इसके डिफरेंस से बन जाती है ओपनिंग कैपिटल, इसके डिफरेंस से बन जाएगी ओपनिंग कैपिटल। सेम ऐसे ही बेटा ये क्लोजिंग असेट्स है, ये क्लोजिंग असेट्स है, और सर यहाँ पर ये क्लोजिंग लाइबिलिटी थी। अगेन ये दोनों अपोजिट साइड में है, इन दोनों के डिफरेंस से क्या बन जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओपनिंग असेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटी जो अपोजिट साइड्स में है एक दूसरे के, उनके डिफरेंस से ओपनिंग कैपिटल बनती है। क्लोजिंग असेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटी जो अपोजिट साइड में एक दूसरे के, उनके डिफरेंस से क्लोजिंग कैपिटल आपकी बनेगी। इसके बाद ये जो दो आइटम है, एक ये आइटम और ये आइटम, हेड ऑफिस ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी, या तो गुड्स भेजे थे बेटा या कैश भेजा था, या तो गुड्स या कैश, इसको आप एडिशनल कैपिटल मान लो, राइट सर। कैपिटल कैश में भी होती है, कैपिटल काइंड में भी होती है। तो हेड ऑफिस जब सामान देता है ब्रांच को तो वो कैपिटल इन कैश है, सॉरी, जब हेड ऑफिस कैश देता है ब्रांच को तो वो कैपिटल इन कैश है, और हेड ऑफिस जब वो सामान दे रहा है ब्रांच को तो वो कैपिटल इन काइंड है। तो ये जो दो आइटम है सर, जो मैंने ज्वाइन कर दिए एक स्ट्रेट लाइन से, ये एडिशनल कैपिटल का काम करते हैं। और ये दो आइटम जो क्रेडिट साइड में है, बताओ ये कौन सा रोल प्ले करते होंगे, what role what part they play, anyone? या तो माइक ऑन करो या सर मुझे चैट बॉक्स में बताओ। ये दो आइटम ड्राइंग का काम करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप समझ पा रहे हैं, आप बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, और आप जैसे बच्चों का प्रोडक्शन अब बंद हो गया बेटा, आप आखिरी लॉट हो, आप जैसा टैलेंट अब कहीं अवेलेबल नहीं है, राइट। तो जो ये दो पॉइंट है सर, ये वाले ड्राइंग का काम करते हैं। तो देखो वही तो इक्वेशन इसमें लग रही है, इस ब्रांच अकाउंट में क्लोजिंग कैपिटल भी है, इस ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल भी है, इस ब्रांच अकाउंट में ड्राइंग भी है, इस ब्रांच अकाउंट में एडिशनल कैपिटल भी है। तो जो बचेगा वो क्या निकलेगा सर, प्रॉफिट या लॉस ही तो निकलेगा। तो वही तो है, और क्या इसमें टेक्निक यूज की गई। बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं बेटे, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है। ये ब्रांच अकाउंट कैपिटल कंपैरिजन मेथड में यूज किया जाता है। यही टेक्निक हम सिंगल एंट्री के चैप्टर में भी यूज करते हैं, सिंगल एंट्री में भी प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना। आई होप ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गया होगा बेटा। चलिए तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की ओर। चलिए, अपार्ट फ्रॉम opening and closing, apart from opening and closing balance,
apart from opening and closing balance of assets and liability, assets और liabilities के opening और closing balance के अलावा the branch account records only those transactions which take place between branch and head office, which take place between branch and head office. ठीक है सर। एसेट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा ब्रांच अकाउंट केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो ट्रांजैक्शन ब्रांच और एचओ के बीच में हो रही है। अगर ये ब्रांच है, अगर ये एचओ है और इन दोनों के बीच में अगर कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है, इनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसमें सर? ये ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगी ब्रांच अकाउंट में। केवल वही ट्रांजैक्शन जो किसके बीच में हो रही है? ब्रांच और एचओ के बीच में। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें ब्रांच और एचओ दोनों इन्वॉल्व नहीं है, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें ब्रांच और एचओ दोनों इन्वॉल्व नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगा। फॉर एनी ट्रांजैक्शन टू अपीयर इन ब्रांच अकाउंट इट इज कंपल्सरी दैट बोथ शुड इन्वॉल्व। कोई भी लेन देन अगर ब्रांच अकाउंट में हम दिखाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उस ट्रांजैक्शन में ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों इन्वॉल्व हो। किसी लेन देन में अगर सिर्फ ब्रांच इन्वॉल्व है, एचओ नहीं है, किसी लेन देन में अगर सिर्फ एचओ इन्वॉल्व है, ब्रांच नहीं है, तो बेटा वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी। तो ब्रांच अकाउंट में वही लेन देन आते हैं जो लेन देन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हो रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कुछ आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन सा आइटम ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे। एग्जाम्पल, let us discuss which of the following transactions will be recorded in branch account। ओके, कुछ हम ट्रांजैक्शन लेंगे और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। लेट अस डिस्कस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन ब्रांच अकाउंट। चलिए, तो लेट अस टेक सम पॉइंट। जी, मैं स्क्रीन एक बार दोबारा दिखा देता हूँ अप डाउन। ये लास्ट पेज है फॉर्मेट का, जहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था कि इसमें कैपिटल कंपैरिजन मेथड यूज किया जाता है। चलिए, और ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। चलिए, अब कुछ पॉइंट लेते हैं और हम डिस्कस करेंगे इसमें से कौन कौन सा आइटम ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे। तो पहला आइटम है बेटा गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। बताइए, ये रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? रिकॉर्ड होगा सर। होगा सर, तो आंसर है यस। और सर कहाँ आएगा ये ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। चलो जी, और देखते हैं सर। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच। बताइए जी। रिकॉर्ड होगा सर, क्रेडिट साइड में होगा सर रिकॉर्ड, होगा सर क्रेडिट साइड। राइट, क्योंकि जब भी हेड ऑफिस कुछ देगा तो डेबिट साइड में डाल दो ब्रांच अकाउंट में, हेड ऑफिस कुछ वापस लेगा तो क्रेडिट में आएगा। राइट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड। चलो जी, और धीरे धीरे देखेंगे यहाँ पॉइंट। राइट,
गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच ऑन क्रेडिट नहीं रिकॉर्ड होगा सर। टू कस्टमर्स। ब्रांच ने अपने कस्टमर को सेल किया। नहीं तो रिकॉर्ड ये होगा। हाँ, तो ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है? ये ट्रांजेक्शन ब्रांच और कस्टमर के बीच में हो रही है ना? ये ट्रांजेक्शन ये बेटा जो ट्रांजेक्शन है सर गुड रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस रिकॉर्ड होगा। हाँ ठीक है बेटा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डिस्कस कर लिया हमने। हाँ, ये ट्रांजेक्शन जो थर्ड वाले केस में ये ब्रांच और कस्टमर के बीच में हो रही है, इसमें हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है ना? इट इज बिटवीन ब्रांच एंड एचओ, ब्रांच एंड कस्टमर, तो नहीं रिकॉर्ड होगा सर। चलिए, डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रांच टू डेटर, bad debt written by branch customer to branch। बताइए जी। नहीं होगा सर। तो ये भी नहीं होगा, द रीजन बीइंग क्योंकि ये ट्रांजेक्शन अगेन ब्रांच और कस्टमर के बीच में है, और मैंने बताया कि ब्रांच अकाउंट में केवल वो ही लेन देन आता है जो लेन देन ब्रांच और एचओ दोनों के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो ये आइटम भी नहीं आएंगे। नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक एट ब्रांच। ब्रांच के पास स्टॉक पड़ा हुआ था, उसका नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस का मतलब है एक्सपेक्टेड लॉस है, नॉर्मल लॉस का मतलब है सर एक्सपेक्टेड लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस का मतलब है अनएक्सपेक्टेड लॉस है। ठीक है सर, कुछ कई बार जो कमोडिटी होती है, स्टॉक होता है, उसके नेचर में ही होता है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम इतना सामान तो सर लॉस होगा ही होगा, तो वो नॉर्मल लॉस है जो पहले से पता है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो लॉस अनएक्सपेक्टेड है, मतलब सर चोरी हो गई या कह सकते हैं कि मतलब आग लग गई, उसे बोला जाएगा एबनॉर्मल लॉस। मेरा क्वेश्चन है कि ये रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सर इसमें तो पहले फोर्थ वाले में मुझे नो लिखना था, ये मैंने ब्रांच को लिख दिया। हाँ जी, फिफ्थ वाले में सर ये रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? आंसर इज नो, क्योंकि नॉर्मल लॉस होना एबनॉर्मल लॉस होना एक इवेंट है। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस इवेंट है, ये सर ट्रांजेक्शन ही नहीं है। राइट सर, किसी भी तरीके का नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों के दोनों ब्रांच अकाउंट में नहीं आते हैं, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये इवेंट है। राइट सर, तो ये नहीं आएगा। ओके सर, उसके बाद यहाँ से अगले आइटम देखते हैं। चलो जी, अगले आइटम में मैं वापस जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, वो है रिटर्न ऑफ गुड्स। इसके 3 केस होते हैं। पहला केस है बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ऑल्दो इसको मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया। अगर ब्रांच वापस करेगी सामान हेड ऑफिस को, तो यस, ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अभी मैंने उसको ऊपर डिस्कस किया। चलो जी, सेकंड इज बाय ब्रांच कस्टमर टू ब्रांच। ये बताओ आएगा या नहीं आएगा? ब्रांच के कस्टमर ने ब्रांच को सामान वापस किया, नो, नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है? ब्रांच और कस्टमर के बीच में। ओके सर, नाउ लेट अस टेक द थर्ड पॉसिबिलिटी, बाय ब्रांच कस्टमर टू हेड ऑफिस डायरेक्टली, बाय ब्रांच कस्टमर टू हेड ऑफिस डायरेक्टली। रिकॉर्ड होगा सर। बताओ जी, ये ट्रांजेक्शन ब्रांच के कस्टमर और एचओ के बीच में हो रही है, क्रेडिट साइड में। इसमें दोनों इन्वॉल्व नहीं है, इसमें दोनों इन्वॉल्व नहीं है। तो वैसे तो हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें ब्रांच और एचओ दोनों इन्वॉल्व हो, केवल वही ट्रांजेक्शन जो होते हैं सर, केवल वही ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं। राइट, नॉर्मली सर हमारा कॉन्सेप्ट तो मना कर रहा है, कह रहा है कि ये नहीं आएगा। लेकिन सर होता क्या है, सुनना है ध्यान से। यहाँ पे हुआ क्या है, ब्रांच का जो डेटर है, उसने डायरेक्टली सामान हेड ऑफिस को वापस भेज दिया है। ठीक है सर, उसने डायरेक्टली सामान हेड ऑफिस को वापस कर दिया है।
नॉर्मली हेड ऑफिस वापस नहीं लेगा, हेड ऑफिस बोलेगा जिस ब्रांच से खरीदा है उसी ब्रांच को वापस करो। लेकिन सर अगर ऐसा होगा तो इस सिचुएशन में कस्टमर को दिक्कत होने लगती है और कंपनी की सेल्स को प्रमोट करने के लिए ये कई बार दिक्कत वाला इशू होता है। तो जब ब्रांच का कस्टमर डायरेक्टली सामान हेड ऑफिस को भेज रहा है तो उस सिचुएशन में हेड ऑफिस ब्रांच को डेफिनेटली कम्युनिकेट करेगा। अगर हेड ऑफिस के पास ब्रांच का सामान वापस आया तो हेड ऑफिस ब्रांच को बताएगा कि भाई आपका सामान हमारे पास वापस आ गया, आपके कस्टमर ने जो आपने अपने कस्टमर को सेल किया था वो हमें आगे वापस कर दिया। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, ब्रांच क्या मानेगी, ब्रांच एजम्पशन ले लेगी। ब्रांच क्या लेगी सर, एजम्पशन लेगी। एजम्पशन लेगी कि पहले डेटर ने मुझे दिया था, है ना, और फिर मैंने हेड ऑफिस को दिया है। वो ब्रांच ये एज्यूम करेगी कि डायरेक्टली नहीं आया, हेड ऑफिस के बाद डायरेक्टली नहीं आया, मैंने ही वापस किया है। तो क्योंकि सर ये लिंक बन गया एक, है ना, ये एक लिंक बन गया कि यहाँ पर ब्रांच एज्यूम कर रही है कि भाई ये सामान तो मैंने ही एचओ को वापस किया है। यहाँ पर ब्रांच क्या कर रही है, एज्यूम कर रही है कि ये सामान तो मैंने ही वापस किया है। इसलिए क्या होगा सर, ये यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सर ये जो प्रोसेस है सर, ये बाय एजम्पशन, ये सर नीचे वाला जो लिंकेज है ना, ये बाय एजम्पशन मान लिया जाता है। तो अब अल्टीमेटली लिंक क्या होगा फिर, क्योंकि इसमें मान रहे हैं कि ये सामान ब्रांच ने एचओ को वापस किया है, डेटर ने नहीं किया, मान रहे हैं कि ब्रांच ने ही एचओ को वापस किया है, तो यस सर ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3 टाइप की रिटर्न है, 2 ब्रांच अकाउंट के अंदर आती है, एक रिटर्न ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं आती। कौन सी वाली, जब ब्रांच का कस्टमर ब्रांच को भेजेगा तो वो नहीं आएगी। लेकिन अगर सामान हेड ऑफिस तक पहुंच गया है, किसने पहुंचाया, या तो ब्रांच ने पहुंचाया या ब्रांच के कस्टमर ने पहुंचाया, अगर सामान हेड ऑफिस तक पहुंच गया है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, पहला वाला तो सर साफ साफ दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1 आना चाहिए। थर्ड वाले केस में हम एजम्पशन लेके काम चला लेते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ से देखनी है। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, अगला पॉइंट है हमारे पास कैश सेल्स। अगला पॉइंट है बेटा, सर ऐसा तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है, वैसे बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है। आप दिल्ली में रहते हैं और आपने दिल्ली में किसी ब्रांच से एक मोबाइल फोन खरीदा और अब आपकी जो वो ऑफर था, ऑफर में बोला हुआ था कि अगर नहीं पसंद आए तो 15 डेज के अंदर मनी बैक गारंटी है, अब 15 दिन में वापस कर देना, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। दिल्ली से आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसके बाद अगले ही दिन आप गोवा निकल गए घूमने के लिए, और वहाँ गोवा में सर आपने बोला कि मैं बीच पे जाऊँगा और बीच पे जाके अपनी सेल्फी खींचूंगा। लेकिन जैसे ही बीच पे जाके सेल्फी खींचने लगे तो मालूम चला कि उसके कैमरे में प्रॉब्लम है, काम ही नहीं कर रहा है, अजीब सी फोटो आ रही है उसमें। आप तो घबरा गए। तो क्या आप गोवा की जो आपकी ट्रिप है, जो कभी कभारी बनती है, बड़ी मुश्किल से बनती है, क्या वो ट्रिप बीच में छोड़ के आप दिल्ली आओगे अपना मोबाइल वापस करने के लिए? बिल्कुल नहीं आओगे। आपको मालूम चला कि भाई उसी कंपनी का जो ब्रांच है वो गोवा में भी है। आप गोवा वाले ऑफिस में जाते हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल दिखाते हो, कहते हो कल ही परचेज किया था, आज क्या हो गया ऐसे? तो कंपनी क्या बोलेगी, कोई बात नहीं सर, वापस कर दो, इसको रिप्लेस कर देते हैं, या मनी बैक गारंटी है, यू कैन इन्वोक योर मनी बैक गारंटी। तो होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, डेफिनेटली ऐसा होता है कि खरीदा एक जगह से वापस किसी और जगह हो जाता है। चलो, तो कस्टमर को ऐसी फैसिलिटी कई बार दी जाती है। 7 पॉइंट, कैश सेल्स बाय ब्रांच टू कस्टमर, बताइए जी, आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पहले जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना है। अगेन ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है सर? ये ट्रांजेक्शन ब्रांच और कस्टमर के बीच में हो रही है, तो आना तो नहीं चाहिए। लेकिन हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था जिसका नाम था रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब क्या था? हेड ऑफिस ने ब्रांच को बोला होता है जो भी पैसे आएंगे ना तेरे पास, वो पैसे इमीडिएटली हमारे अकाउंट में जमा कर देना। हेड ऑफिस ने ब्रांच को बोला होता है जो भी पैसे आए हैं वो पैसे क्या कर देना सर, ट्रांसफर कर देना। तो अब क्या करेंगे सर, वापस आएगा। तो अगेन यहाँ पर हुआ ये है कि ब्रांच का जो कस्टमर है ना, जो ब्रांच का कस्टमर है वो क्या कर रहा है सर, ब्रांच को पे कर रहा है, कस्टमर ब्रांच को पे कर रहा है। लेकिन ब्रांच क्या करेगी सर, इसकी रेमिटेंस करेगी एचओ को, है ना, इसकी रेमिटेंस करेगी सर एचओ को, क्योंकि ये रेमिटेंस में कवर हो गया। तो यस, हम कह सकते हैं ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपको दिखाना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा। चलो जी, उसके बाद बेटा
कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बाय ब्रांच। ब्रांच ने जो क्रेडिट में सेल करी थी उसके बदले पैसे मिल गए हैं। तो बेटा सेम लॉजिक है कि कस्टमर पे कर रहा है किसको, ब्रांच को पे कर रहा है। ब्रांच का जो कस्टमर है वो ब्रांच को पैसे दे रहा है। ब्रांच क्या करेगी बताओ, एचओ को दे देगी। अगेन बेटा ये क्या बन जाएगा, रेमिटेंस बन जाएगा। हाँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि सर ये रेमिटेंस बन गया। वैसे तो ये लेन देन भी डेटर और ब्रांच के बीच में ही है, बट ब्रांच आगे इस पैसे को एचओ को दे देती है। तो अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन ब्रांच और एचओ के बीच में हो ही गई। तो ये भी ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है सर। उसके बाद 9th पॉइंट पे आते हैं और अगला पॉइंट हमारे पास है इंश्योरेंस क्लेम फॉर एबनॉर्मल लॉस। जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सर ये एबनॉर्मल लॉस के लिए क्लेम रिसीव हो गया है ब्रांच के पास, तो ब्रांच क्या करेगी? क्या ब्रांच का मैनेजर क्लेम के पैसे अपने पास रख लेगा? नहीं सर, ब्रांच का मैनेजर उस क्लेम के अमाउंट को रेमिट करेगा एचओ को, क्योंकि मैंने बताया था कि ब्रांच के पास जहां से भी पैसे आए, चाहे कैश सेल के थ्रू पैसे आए, चाहे कलेक्शन हो जाए, चाहे अदर रिसिप्ट हो। अदर में यही था कि सर एसेट बेच दी या जो कह सकते हैं कि मतलब इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। अगर क्लेम रिसीव्ड बाय ब्रांच है तो सर ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्या माना जाएगा इसको? रेमिटेंस माना जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है। इंश्योरेंस कंपनी ब्रांच को एक लेटर भेज देती है दैट वी हैव मेड असेसमेंट ऑफ योर लॉस, हमने आपके लॉस का असेसमेंट कर दिया है, एंड इन प्रिंसिपल वी हैव एग्रीड टू पे यू अ क्लेम ऑफ ₹20,000। आपको 20,000 रुपए का जो क्लेम है वो हम पे करने के लिए तैयार हैं। कुछ ही दिनों में आपके पास चेक आ जाएगा और आप उसे एनकैश करा लेना या अमाउंट सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर इंश्योरेंस क्लेम कंफर्म तो हो गया कि मिलेगा, लेकिन अभी मिला नहीं है ना? कंफर्म हो गया है बट अभी बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द ईयर मिला नहीं है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि इंश्योरेंस क्लेम जो है वो एक्सेप्टेड हो गया है, क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है बट नॉट येट रिसीव्ड बाय ब्रांच, लेकिन ब्रांच ने अभी उसको रिसीव नहीं किया है। इतना कंफर्म है कि सर राइट टू रिसीव क्लेम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। जो इनकम है सर वो एक्रू हो गई है, मिल गया है, ये मिल जाएगा, ये इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कंफर्म किया, आपकी इनकम एक्रू हो गई। सर मिला तो नहीं है, तो सर क्या करेंगे? तो भी इसको हम दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे सर? ब्रांच अकाउंट में दिखाएंगे। और ब्रांच अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे सर? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। सर कहाँ दिखाएंगे? पैसे तो मिले नहीं, जब मिले ही नहीं तो आप रेमिटेंस तो कर ही नहीं सकते। तो सर इसको ना क्लोजिंग एसेट में डाल देंगे हम। किस में डाल देंगे? क्लोजिंग एसेट में। ये एक तरीके की हमारी क्या बन जाएगी? एक्रूड इनकम बन जाएगी। वो इनकम जो एक्रू हो चुकी है बट रिसीव नहीं हुई है। तो क्रेडिट साइड में जब ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, क्लोजिंग डेटर लिखोगे, क्लोजिंग फर्नीचर लिखोगे और प्रीपेड एक्सपेंस लिखोगे क्लोजिंग, पेटी कैश लिखोगे क्लोजिंग, उसी के नीचे आ जाएगा एक्रूड इंश्योरेंस क्लेम। बताइए ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? एवरीवन एक बार और बता दो। हाँ, मैंने कहा अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला किसके लिए सर? एबनॉर्मल लॉस के लिए। अगर मिल गया है कैश तो सर वो एचओ को रेमिट करना पड़ेगा, तो उसको फिर रेमिटेंस वाले सेक्शन में दिखाने। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल चुका है ब्रांच को तो ब्रांच को पैसे हेड ऑफिस को वापस करेगी, तो ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में रेमिटेंस के अंदर दिखा दो। लेकिन वो इंश्योरेंस क्लेम अगर ब्रांच को अभी मिला नहीं है बट इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हाँ आपका इतना क्लेम बनता है, वी विल पे, लेकिन अभी मिला नहीं है, तो सर क्या करेंगे? इनकम तो एक्रू हो गई, तो ब्रांच की जो क्लोजिंग एसेट दिखाएंगे। जरा ब्रांच के फॉर्मेट में आते हैं। जहां पर मैंने ब्रांच की जो क्लोजिंग एसेट है वो दिखाई है,
आप देखेंगे यहाँ पर सर मैंने स्टॉक लिखा है ब्रांच का, क्लोजिंग डेटर लिखा है, क्लोजिंग फर्नीचर लिखा है, पेटी कैश लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंस लिखा है। इसी के नीचे एक आइटम और आ जाएगा, और वो क्या होगा, एक्रूड इंश्योरेंस क्लेम के नाम से आएगा। वही आइटम एक्रूड इंश्योरेंस क्लेम के नाम से आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। Yes. राइट, आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल को फिर हम सॉल्व करेंगे विद योर हेल्प, और फिर आज की क्लास का हमारा जो काम है वो खत्म हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो जी बात करते हैं। चलिए, तो एक्स लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट मुंबई। डिटेल्स फॉर ईयर 2016-17 आर एज फॉलो। चलो, तो आपको बैलेंस दे रखे हैं सबसे पहले। बैलेंस ऑन 1/4/2016 आपको कहता है स्टॉक का जो अमाउंट है वो है 6000। डेटर्स 10,000। फर्नीचर 50,000। फर्नीचर 50,000। पेटी कैश 10,000। देन क्लोजिंग बैलेंस on 31st March 17। क्लोजिंग बैलेंस में आपको कहता है स्टॉक 24,000। डाटा का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये कैसे निकलेगा हम सीखेंगे धीरे धीरे। फर्नीचर क्वेश्चन मार्क, पेटी कैश क्वेश्चन मार्क। ओके सर, दीज फिगर्स आर अननोन, और क्वेश्चन में बाकी डेटा दिया होगा तो उसके हिसाब से निकल जाएगी। इतना नोट करेंगे पहले, फिर और क्वेश्चन बढ़ेगा। अभी पहले लिख लें। जब हो जाए बेटा बता रहे थे ना। चलो आई अज्यूम ये हो गया है। उसके बाद यहाँ से आपको कहता है ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। स्क्रीन अप डाउन करनी है तो बेटा बता देना बिल्कुल। सर अभी थोड़ा सा बात है। हाँ ठीक है, लिख लीजिए इसको। यस सर डन। ओके, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, और हमें कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ₹6 lakh। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 5,90,000। कैश सेल्स 5,40,000। क्रेडिट सेल्स 3,40,000। collection from debtor, collection from debtors 2,70,000।
डिस्काउंट अलाउड 10,000. Return of goods by branch to HO 25,000. Branch debtor to HO 12,000. 12,000. Debtor to head office directly. Branch debtor to head office. So that has been already been told by me. ये नहीं, तो branch to HO हो गया और branch debtor to branch रह गया. Branch debtor to branch 5,000. Okay. Cash sent by head office. Cash sent by head office to branch. Salary rupees 10,000 per month. 1,10,000. Rent rupees 5,000 per month. 65,000. Petty cash 12,000. इतना लिखो पहले, जब हो जाएगा तो बताना. एक ही क्वेश्चन करेंगे और एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे धमाकेदार पॉइंट डिस्कस करेंगे. इतना लिखें, जब हो जाएगा तो बताना. हो गया बेटा, बढ़े आगे एवरीवन. सर एक सेकंड. ठीक है, यस सर डन. ओके. अब यहाँ से आगे देखते हैं. मतलब पेज की लेंथ ले लेते हैं और 2 मिनट वेट करेंगे और पेज बढ़ा देते हैं. जी, तो हमने ये आइटम दे दिए. चलिए, तो क्या क्या हो गया, कैश से क्रेडिट सेल वगैरह सब हो गया हमारा यहाँ से. और उसके बाद फिर यहाँ पर बोलते हैं abnormal loss by fire at branch. $14,000. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. हाँ बेटा, अभी ये आपको सैलरी के अमाउंट पर लग रहा होगा कि सैलरी अगर 10,000 पर मंथ है, साल में 12 महीने होते हैं, तो 1,20,000 होना चाहिए. यहाँ पर 1,10,000 क्यों है? रेंट 5,000 पर मंथ है, तो 12 महीने का 60,000 बनता है. 65,000 क्यों है? इसका बेटा आगे फर्क पड़ेगा, है ना. ये फिगर मैंने जानबूझ के ऐसे लिए, जब सॉल्यूशन करेंगे तो मालूम चलेगा कि क्या इसका जो डिफरेंस आएगा उसको हम कैसे बेसिकली एडजस्ट करेंगे. ठीक है, तो जानबूझ के फिगर ऐसे दिए मैंने. ओके, अब यहाँ से लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. रिसीव्ड 8,000. petty expenses incurred by branch manager. $11,000. Furniture is to be depreciated. Furniture is to be depreciated by 10%. फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लें
अब ये क्वेश्चन करेंगे और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट बन जाएंगे। जी बेटा, जब हो जाए तो बताना। चलिए, तो आई अज्यूम कि कर लिया है। तो एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं फटाफट से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेता हूँ ताकि मुझे स्क्रीन अप डाउन ना करनी पड़े। ठीक है, और अभी करते हैं इस क्वेश्चन को। जी, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। जी सर, तो अब यहाँ से सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, और यहाँ लिखेंगे पहले इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस है हमारा एक्स लिमिटेड। वी आर प्रिपेयरिंग ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच कहाँ पर है, लोकेशन क्या है ब्रांच की? ब्रांच की लोकेशन हमें बोली हुई थी मुंबई पे, तो वी विल राइट मुंबई ब्रांच अकाउंट। मुंबई ब्रांच अकाउंट, ठीक है। इसका बनाएंगे फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलिए, आइए जी। तो ये हमारा जो फॉर्मेट है, पहला पूरा एक पेज हम डिवोट कर रहे हैं मुंबई ब्रांच अकाउंट के लिए। आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा हो तो इसमें हमें डेटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नहीं बने। अगर डेटा का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो वर्किंग नोट में हमें मुंबई ब्रांच अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा का क्लोजिंग बैलेंस तो वहीं से निकलेगा। सर, ब्रांच डेटा अकाउंट कैसे बनता है? आपने फॉर्मेट तो समझाया नहीं, कुछ खास नहीं है, आसान सा फॉर्मेट है। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्लोजिंग डेटास नहीं दिए हों तो आपको डेटा अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग असेट्स, क्लोजिंग डेटर जो है वो हम ब्रांच अकाउंट में प्लेस करते हैं। जब तक नहीं पता होगा क्लोजिंग डेटर कितना है तो हमारा अकाउंट ही कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो सर ये बनाना पड़ेगा मुंबई ब्रांच डेटर्स अकाउंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। चलो सर, उसके बाद वर्किंग नोट 2 सर। सर, पैटी कैश का भी ना हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है। ब्रांच मैनेजर के पास कितने पैसे साल के एंड में बचे हुए हैं दैट वी डू नॉट नो। तो मैंने कहा ठीक है सर, पैटी कैश अकाउंट भी बना लो, क्या दिक्कत है, बना लेते हैं मुंबई ब्रांच पैटी कैश अकाउंट। सर कैसे बनता है? अगेन बहुत प्यारा सा फॉर्मेट है, समझाऊंगा अभी। ठीक है, कोई मेजर चीज नहीं है सर, छोटी मोटी कुछ बातें पता होनी चाहिए, बस पैटी कैश अकाउंट बन जाता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो जी, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। तो ये तो हमारे कुछ मेजर अकाउंट है और वर्किंग नोट्स हैं जो इसमें बनेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप क्वेश्चन आपने नोट किया हुआ है। तो मैं सीधे इसकी वैल्यू प्लेस करने पे आता हूँ और पोस्टिंग करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैंने भी ले लिया है, तो मैं स्क्रीन अप डाउन नहीं करूँगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि भाई बैलेंस है स्टॉक का, डेटर का, फर्नीचर का, पेटी कैश का, ये सारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो जो भी ओपनिंग असेट्स है उसको यहाँ प्लेस कर दो, तो बैलेंस बीटिंग क्या क्या दे रखा है जी? स्टॉक दिया हुआ है 6,000 रुपये का, चलो जी डाल देते हैं।
ओपनिंग बैलेंस है ये, डाल दो डेबिट साइड में। डेटर्स 10,000 रुपए की, फर्नीचर 50,000 रुपए की, पेटी कैश 10,000 रुपए का, पेटी कैश 10,000 रुपए का। ठीक है सर, ये सारे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल दिए जी। क्लोजिंग बैलेंस सर, क्लोजिंग बैलेंस जो जो पता है उसको अभी यहाँ लिख दो। क्लोजिंग में यहाँ पर आ जाते हैं जी, बाय बैलेंस सीडी। तो वी हैव स्टॉक वर्थ ₹24,000, लेकिन अभी रुक जाओ, स्टॉक का मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ कुछ रीजन की वजह से। डेटर का अमाउंट मुझे निकालना ही पड़ेगा, फर्नीचर का अमाउंट निकालना पड़ेगा, पेटी कैश का अकाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो फिलहाल ये क्लोजिंग बैलेंस, मैं नाम तो लिख दिया, अमाउंट नहीं लिखी मैंने। चलिए, उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है हमें ड्यूरिंग द ईयर। हमने ओपनिंग एसेट प्लेस कर दी, क्लोजिंग एसेट प्लेस कर दी। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो नहीं है, तो हम कहाँ से लाए, लिखने की जरूरत भी नहीं है सर। क्लोजिंग लाइबिलिटी अभी तो कुछ भी नहीं है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। चलो अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। आपको कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच 6 लाख, है ना। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 6 लाख रुपए का सामान भेजा है पूरे साल में। क्या ये सारा सामान एक साथ भेजा होगा? नहीं सर, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में भेजा होगा। कुछ सामान अप्रैल में भेजा होगा, कुछ जून में भेजा होगा, कुछ अक्टूबर में भेजा होगा, कुछ फरवरी में भेजा होगा। ऐसे अलग अलग टाइम पे सामान डिस्पैच होता रहता है और उस पूरे सामान की वैल्यू 6 लाख रुपए की थी। ठीक है, लेकिन ब्रांच के पास पहुंचा कितना है? ब्रांच के पास केवल 5,90,000 का सामान पहुंचा है। इसका मतलब एक कंसाइनमेंट होगा, एक ट्रक होगा जिसमें 10,000 रुपए का सामान है। वो सामान हेड ऑफिस से तो निकल चुका है, लेकिन अभी ब्रांच के पास डिलीवर नहीं हुआ है, ब्रांच के पास अभी पहुंचा नहीं है ना। हो सकता है कि ईयर खत्म होने से पहले, लाइक अगर 31 मार्च को अगर ईयर खत्म होता है, हो सकता है कि 31 मार्च के सुबह सुबह ही कुछ गुड्स डिस्पैच करे हों एचओ ने। वो एचओ से तो डिस्पैच हो गए थे, एचओ ने तो सेंड कर दिए थे, लेकिन अभी 31 मार्च खत्म होते होते ब्रांच के पास नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे गुड्स जिसे हेड ऑफिस डिस्पैच कर देता है लेकिन ब्रांच के पास नहीं पहुंचे, उसे गुड्स इन ट्रांजिट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा उसे? गुड्स इन ट्रांजिट। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि गुड्स इन ट्रांजिट कितना है, कितना सामान ऐसा है जो अभी रास्ते में है, तो आप बोलोगे सर हेड ऑफिस ने 6 लाख का सामान भेज दिया है, लेकिन ब्रांच के पास 5,90,000 ही पहुंचा है, तो 10,000 का गुड्स इन ट्रांजिट है। मैंने कहा ठीक है, चलो आपकी बात मान ली। मेरा क्वेश्चन ये है, हम यहाँ लिखते हैं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना सामान भेजा। तो इसमें मुझे 6 लाख लिखना चाहिए या 5,90,000 लिखना चाहिए? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट जो डेबिट साइड में आता है, मुझे क्या लिखना चाहिए बेटा? 6 लाख। 6 लाख या 5,90,000? क्वेश्चन ये 6 लाख लिखूं या 590 लिखूं? तो बेटा ध्यान रखना है, यहाँ तो 6 लाख ही लिखेंगे, 6 लाख जितना जितना हेड ऑफिस ने भेजा, जितना हेड ऑफिस ने भेजा वो लिखेंगे सर 6 लाख रुपए का। ठीक है सर, लेकिन जो ये 10,000 रुपए का सामान मैंने निकाला जिसे गुड्स इन ट्रांजिट बोलेंगे, इसकी फिर एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ध्यान रहे, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में तो वही सामान आएगा, उतना ही सामान आएगा जितना हेड ऑफिस ने भेजा है। जितना हेड ऑफिस ने भेजा है बेटा वो आपको डाल दे रहा है डेबिट साइड में। कितना पहुंचा ब्रांच के पास अभी उससे मतलब नहीं है। ब्रांच अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड विद गुड्स सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस। रिसीव कितना हुआ उससे मतलब नहीं है, यहाँ 6 लाख ही आएगा। लेकिन साल के एंड में ब्रांच से पूछा जाएगा कि ब्रांच बताओ तुम्हारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ब्रांच के जो रजिस्टर्स हैं, ब्रांच के जो रिकॉर्ड्स हैं, उससे मालूम चलेगा कि ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो 24,000 है। अब हेड ऑफिस को पता है कि 10,000 का सामान अभी और रास्ते में है जो ब्रांच के पास पहुंच जाएगा। 24,000 ऑलरेडी स्टॉक ब्रांच के पास पड़ा हुआ है। जो 10,000 का सामान इन ट्रांजिट है, जो 10,000 का सामान इन ट्रांजिट है, वो ब्रांच के पास पहुंचा ही नहीं। अगर वो ब्रांच के पास पहुंचा ही नहीं है तो सर वो बिका भी नहीं होगा। अगर ब्रांच के पास पहुंचा ही नहीं है तो बिका भी नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर पहुंचा ही नहीं तो बिका ही नहीं। इसलिए क्या करेंगे, जब ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो जो स्टॉक ब्रांच के पास है
वो तो लेंगे ही, उसमें प्लस कर देंगे गुड्स इन ट्रांजिट, उसमें प्लस कर देंगे गुड्स इन ट्रांजिट। तो ब्रांच का बेटा जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो 34,000 माना जाएगा, जिसमें से 24,000 तो ब्रांच के पास है और जो 10,000 रास्ते में है सर वो भी तो ब्रांच के पास ही है, वो भी तो बिका नहीं होगा, क्योंकि जब ब्रांच के पास पहुंचा ही नहीं प्यारे बच्चों तो बिका कैसे होगा। तो अगर गुड्स इन ट्रांजिट हो, गुड्स इन ट्रांजिट की वैल्यू आपको क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर देनी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ये डेबिट सर साइड, हाँ, एजम्पशन में ये भी हो सकता है कि 10,000 का नॉर्मल लॉस हो गया ट्रांजेक्शन में। जब तक खुद ना बोले, जब तक खुद ना बताए आपको, आपने लॉस नहीं मानना है, आपने तो आपने हाँ गिवन ये तो ट्रांजेक्शन में लेना है हमने, को कुछ भी हाँ गिवन नहीं बिल्कुल है तो। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। कुछ नहीं बोला होगा तो आप क्या मानोगे, गुड्स इन ट्रांजिट ही मानोगे। चलो यहाँ से आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट आपको आइटम दे रखा है कैश सेल। तो आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, कैश सेल ब्रांच अकाउंट में आती है या नहीं आती है? अगर आती है तो इसको मैं इसको मैं कहाँ दिखाऊं बेटा, कहाँ लिखा जाए? क्रेडिट साइड। रेमिटेंस, हाँ उसको हम रेमिटेंस वाले सेक्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पे रेमिटेंस लिखा, या आप रेमिटेंस को बाय कैश के नाम से भी लिख सकते हो, बाय बैंक के नाम से लिख सकते हो। तो यहाँ कैश सेल तो आएगी। चलो जी, क्या कैश सेल्स है? कैश सेल्स है हमारी 5,40,000। मुझे बताओ क्या क्रेडिट सेल ब्रांच अकाउंट में आती है? क्या क्रेडिट सेल ब्रांच अकाउंट में आती है बेटा? क्रेडिट सेल No, ब्रांच sir. अकाउंट में नहीं आती। नो सर। अच्छा, अगला आइटम है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? Yes, sir. यस सर। आएगा, Yes, sir. Remittance की नाम। कलेक्शन आएगा बेटा। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू है कलेक्शन फ्रॉम डेटर की वो 2,70,000 है, तो वो यहाँ डाल देते हैं सर। चलो जी, इसके अलावा बेटा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है हमें। अगर आप क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो ब्रांच को 8,000 रुपये का इंश्योरेंस क्लेम मिला है। तो जहाँ से भी पैसे आ रहे हो ब्रांच के पास, वो सारे पैसे हेड ऑफिस को रेमिट करने पड़ते हैं। यहीं पर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव भी दिखाना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हमारा 8,000 रुपये का है, तो ये भी मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। चलिए, ये तीनों अमाउंट का टोटल कीजिए, 540, 270 एंड 8,000। मुझे बताइए क्या आएगा टोटल अमाउंट? 8,18,000। 8,18,000। इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। चलिए, 8,18,000 का अमाउंट आ गया। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में। डिस्काउंट अलाउड 10,000 रुपए का है। बताइए ब्रांच अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा? No, sir. नो ठीक है, सर। ध्यान रहे मैं पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, आप बताएंगे मुझे। डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा सर 10,000 रुपए का। चलिए, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय, ब्रांच ने एचओ को सामान वापस किया है, आएगा या नहीं आएगा? यस Yes, सर sir. आएगा। कहाँ Yes, sir. लिखूं उसे, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट सर। Credit. ठीक है, उसके बाद ब्रांच डेटर ने एचओ को वापस किया है 12,000 का, ये आएगा या नहीं आएगा? यस आएगा। आएगा। आएगा सर। आएगा। तीसरा है ब्रांच के डेटर ने ब्रांच को वापस किया 5,000 रुपए का, ये आएगा? नो नहीं आएगा। नो केवल सर। 25 और 12 आएगा ना, 25 और 12 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और यहाँ पर आप अमाउंट डाल दोगे 37,000 का अमाउंट आ जाएगी 37,000। सर कैसे आ गई? 25 और 12 को मिला के बेटा, 25,000 और 12,000 को जोड़ दिया और टोटल जो रिटर्न हुआ है एचओ के पास वो हुआ है 37,000 का। चलिए सर, 5,000 वाला नहीं आएगा। कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे भेज रही है, बताइए रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? रिकॉर्ड हुआ सर। होगा। होगा सर। कहाँ लिखूं उसको बताओ, कहाँ लिखूं? डेबिट डेबिट साइड। साइड। डेबिट साइड। ये तो सर इन्वेस्टमेंट हो गई, ये तो इन्वेस्टमेंट हो रही है बाय एचओ इन ब्रांच, तो टू कैश या बैंक के नाम से लिखेंगे। क्या क्या भेजा है देखो सर, सैलरी के लिए पैसे भेजे हैं, पहले कितने भेजे हैं वही लिख लो। 1,10,000 भेजा है, 1,10 लिख दिया। चलो जी, रेंट के लिए कितना भेजा है जी? रेंट के लिए 65,000 भेजा है। और पैटी कैश के लिए कितना भेजा है सर? पैटी कैश के लिए 12,000 भेजा है। तो पहले जो भेजा वो लिख दो, है ना, जो भेजा वो लिख दो, इसमें अपना भेजा खराब नहीं करना है, जो भेजा वो लिख दो सर। लेकिन सर आपके कॉन्शियस माइंड में एक क्वेश्चन आपके अंदर आ रहा है, आपका दिमाग आपसे पूछ रहा है, सैलरी अगर 10,000 पर मंथ है, साल में 12 महीने हैं, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 की सैलरी होनी चाहिए। लेकिन हेड ऑफिस ने सैलरी के लिए केवल 1,10,000 रुपए ही भेजे हैं, तो जो बाकी का 10,000 है उसका क्या हुआ?
बाकी का जो 10,000 है उसका क्या हुआ? या तो वो 10,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब 1 महीने की सैलरी अभी हेड ऑफिस ने भेजी नहीं है, या तो ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये 10,000 रुपए का पिछले साल एडवांस पेमेंट हो गया हो। लेकिन अगर पिछले साल एडवांस पेमेंट होता तो सर वो ओपनिंग एसेट में दिखता। क्या यहाँ ओपनिंग एसेट में प्रीपेड सैलरी के नाम से कोई आइटम है? बताइए सर। नो सर। नहीं है सर। इसका मतलब सर 10,000 एडवांस नहीं है, ये 10,000 करंट ईयर में पेंडिंग है। अगर 10,000 करंट ईयर में पेंडिंग है तो ये बन गई हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी। ये क्या बन जाएगी? हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी। और मुझे बताओ क्लोजिंग लायबिलिटी ब्रांच अकाउंट में कहाँ प्लेस होती है? डेबिट साइड। डेबिट साइड में प्लेस होती है। अगर आपको फॉर्मेट याद हो, ओपनिंग एसेट डेबिट साइड में, क्लोजिंग एसेट दिखाते हो आप क्रेडिट साइड में। इसका उल्टा ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट साइड में आती है और क्लोजिंग लायबिलिटी डेबिट साइड में आती है। क्योंकि बेटा ये क्लोजिंग लायबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि ये क्लोजिंग लायबिलिटी बन गई है तो बैलेंस सीडी के नाम से, तो बैलेंस सीडी के नाम से मैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से अमाउंट डाल दूंगा। और बताइए कितना अमाउंट डालना चाहिए मुझे? 10,000। 10,000 सर। जो 10,000 पेंडिंग है वो यहाँ डाल देंगे। तो आपके मन ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने उसका आंसर निकाला कि भाई ये होना चाहिए। चलो जी, और देखो सर, और देखो प्यारे बच्चों, रेंट के लिए पैसे भेजे हैं 65,000, बट फिर आपका मन आपसे कह रहा है कि 5,000 इंटू 12 महीने 60,000 रुपये बनते हैं। रेंट 65,000 क्यों भेजा गया? 5,000 एक्स्ट्रा क्यों क्यों भेजा गया? दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये 5,000 रुपए अगले साल का एडवांस भेजा गया है, ये 5,000 रुपए अगले साल का एडवांस भेजा गया है, या ये भी हो सकता है कि पिछले साल का 5,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग था जो आपने करंट ईयर में सेटल किया होगा। लेकिन अगर पिछले साल का रेंट आउटस्टैंडिंग होता तो वो ओपनिंग लायबिलिटी में दिखता। तो क्या ओपनिंग लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन थी आपको? नो सर। नहीं थी सर। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये 5,000 जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है ना, ये आपने एडवांस पे किया है नेक्स्ट ईयर के लिए। बोलो है ना? तो जो ये Yes, sir. एडवांस रेंट आपने पे किया है ये प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट क्या बन जाएगी? प्रीपेड रेंट आपकी क्लोजिंग एसेट बन जाएगी। प्रीपेड रेंट आपकी क्लोजिंग एसेट बन जाएगी। तो मेरे बच्चों यहाँ प्रीपेड रेंट डाल देंगे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5,000 रुपए का अमाउंट। बताओ ये क्लियर है या नहीं बेटा? Yes, sir. ये सैलरी का अमाउंट कम था, रेंट का अमाउंट ज्यादा था, इसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सो आई अज्यूम कि ये पॉइंट क्लियर है बेटा। ये बहुत शानदार पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना था। आई होप क्लियर है। अगला पॉइंट है बेटा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मैंने बताया किसी भी तरीके का नॉर्मल लॉस, किसी भी तरीके का नॉर्मल लॉस, ये इवेंट होते हैं, ये घटनाएं होती हैं, ये ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन नहीं होता है तो ये नहीं आएगा। इंश्योरेंस क्लेम मिल चुका है तो रेमिटेंस में आएगा, वो डाल दिया मैंने। पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच मैनेजर ने खर्च करे हैं 11,000 रुपए के। बताइए जो पैसे ब्रांच का मैनेजर खर्च कर रहा है क्या ये ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच के मैनेजर ने खर्च करे, ब्रांच का मैनेजर पैसे खर्च कर रहा है 11,000 रुपए का, क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? यस सर आएगा। आएगा। ये 11,000 बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया ब्रांच अकाउंट में केवल वही ट्रांजेक्शन आती है जो ब्रांच और एचओ के बीच में हो रही है। अगर ब्रांच का मैनेजर पैसे खर्च कर रहा है सर तो ये लेन देन ब्रांच और एचओ के बीच में थोड़ी हो रहा है, ये नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ब्रांच के मैनेजर का जो क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा उस क्लोजिंग कैश बैलेंस को निकालने के लिए इसका यूज किया जाएगा। बट ये 11,000 अलग से ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाना है, क्योंकि ब्रांच का मैनेजर अगर खर्चे कर रहा है तो ये ट्रांजेक्शन ब्रांच और एचओ के बीच में नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये नहीं दिखाएंगे अभी। अब जब हमने क्वेश्चन की ओर उठा के देखा तो मुझे मालूम चला कि मेरे पास डेटर ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब डेटर की वैल्यू निकालते हैं। डेटर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे डेटर अकाउंट कंप्लीट करना पड़ेगा। अब डेटर हमारी एसेट्स है, एसेट्स डेबिट साइड से बढ़ती है, क्रेडिट साइड से घटती है ना। एसेट के लिए रूल याद रखना, एआईडी। एआईडी क्या कहता है? एआईडी कहता है एसेट इंक्रीज डेबिट। अगर एसेट कभी भी बढ़ेगी तो डेबिट साइड में आती है। लायबिलिटी के लिए ध्यान रखना एलआईसी। एलआईसी का मतलब है लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। अगर लायबिलिटी बढ़ेगी बेटा तो उसे क्रेडिट किया जाता है, लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो उसे क्रेडिट किया जाता है ना। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट साइड में आएगा और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में आता है। डेटर में सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दो।
बताइए ओपनिंग डेटर बेटा कितने थे जो मैं क्वेश्चन में गिवन थे? 10,000 हमें डेटर्स ओपनिंग में 10,000 गिवन थे। अच्छा सर, डेटर्स कब बढ़ेंगे? जब हम डेटर्स को क्रेडिट में सेल कर देंगे, राइट। डेटर तब बढ़ जाते हैं जब हम डेटा को क्रेडिट में सेल कर देते हैं। अब सर यहाँ टू सेल्स अकाउंट के नाम से या ब्रांच सेल्स अकाउंट के नाम से यहाँ पे क्रेडिट सेल डाल दो। जो क्रेडिट सेल ब्रांच अकाउंट में नहीं आई थी वो क्रेडिट सेल यहाँ डाल देंगे। कितनी है जी? 3,40,000। अब हमें 10,000 रुपए डेटर से लेने हैं पिछले साल के और 3,40,000 रुपए की हमने करंट ईयर में क्रेडिट सेल कर दी। अब सर ये 3,50,000 रुपए सेटल कैसे होंगे? इसमें से कुछ डिस्काउंट दे देंगे, कुछ वापस आ जाएगा, कुछ कलेक्शन हो जाएगा, कुछ बच जाएगा। तो इन सब की रिकवरी, इन सब का सेटलमेंट अब ब्रांच डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालोगे। अब वो आइटम ढूंढें जो डेटर्स को डिक्रीज करने। तो पहले कहता है बेटा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अगर डेटर से कलेक्शन आ गया है, अगर डेटर से कलेक्शन आ गया है तो हमारे डेटर घटेंगे तो कलेक्शन यहाँ डाल देंगे। ध्यान रहे, जो आइटम डेटर को बढ़ाएंगे डेबिट साइड में, जो आइटम डेटर को घटाएंगे क्रेडिट साइड में। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, हर एसेट अकाउंट ऐसे ही बनता है। एसेट अकाउंट डेबिट साइड से बढ़ता है, क्रेडिट साइड से घटता है। चलो जी, और देखो जी, बाय सर डिस्काउंट अलाउड। अगर हम डेटर को डिस्काउंट देते हैं बेटा, अगर हम डेटर को डिस्काउंट देते हैं तो भी हमारे डेटर घटेंगे, तो वो भी यहाँ पर आएगा। कितना डिस्काउंट है सर? 10,000 का है। चलो जी लिख लेते हैं। इसके अलावा सर डेटर रिटर्न भी कर देता है, तो बाय सेल्स रिटर्न, डेटर ने जो सामान वापस किया, डेटर ने जो सामान वापस किया वो यहाँ ले लेंगे। डेटर किसी को भी वापस करे, चाहे डेटर ब्रांच को वापस करे, चाहे डेटर हेड ऑफिस को वापस करे, डेटर ने अपना काम तो कर दिया ना, डेटर तो घटेगा। तो मुझे बताइए कौन सी रिटर्न हम डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे? कौन कौन सी वाली? चेक करके बताओ। 12,000 और 5,000। 12,000 और 5,000, क्योंकि ये 12,000 का सामान, 5,000 का सामान डेटर वापस कर रहा है। किसको वापस कर रहा है? इट डज नॉट मैटर। डेटर ने वापस किया ना, तो डेटर तो घटेगा सर, यहाँ तो इतना ही आएगा। चलो जी, इसके अलावा कोई और आइटम है डेटर के लिए? क्या बैड डेब्ट वगैरह कुछ है? तो जो मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ सर, बाकी कुछ भी नहीं है ना। तो अब क्या करोगे? यहाँ से मेरे बच्चों डिफरेंस निकाल लो, यहाँ से डिफरेंस निकाल लो। तो 3,50,000 में से 3,50,000 में से माइनस करो 53,000 53,000। तो मैं आपका भरोसा कर लेता हूँ कि सर ये फिगर आ रही है। 25 वाला क्यों नहीं लिया? एक बच्चा पूछ रहा 25 वाला क्यों नहीं किया? बेटा 25 वाला किसने वापस किया है? ब्रांच ने एचओ को वापस किया है। यहाँ तो बेटा डेटर से मतलब है ना मेरे भाई, जो डेटर वापस कर रहा है उसको देखेंगे, जो ब्रांच वापस करेगी एचओ को उससे मतलब नहीं है हमें। तो ये फिगर आ रही है 53,000। डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बस वही रिटर्न आएगी जो डेटर वापस कर रहा है, और जो ब्रांच वापस कर रही है एचओ को वो तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया। ठीक है, 53 आ गया जी। तो ये मेरे हो गए क्लोजिंग डेटर। आई होप ये अमाउंट करेक्ट है, आई होप इसमें कोई एरर नहीं है बेटा। तो ये 53,000 में यहाँ पे डाल दूंगा। चलो जी, फर्नीचर का बेटा देखें जरा, फर्नीचर के बारे में क्या बोल रहा था। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए? फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000। 50,000। और नीचे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है फर्नीचर पे 10% का डैप लगा दो। 50,000 का 10% निकालते हैं मेरे बच्चों, तो कितना आता है? 50,000 का 10% 5,000 सर। 50,000 में से 5,000 माइनस कर दो तो कितना फर्नीचर बच गया? 45,000। तो यहाँ सीधे 45 दिखा देंगे, सिंपल सी बात है, राइट सर। आपको अलग से डेप्रिसिएशन कहीं पे नहीं दिखाना है, आपको अलग से कहीं पर डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है, बट डेप लगाने के बाद क्लोजिंग वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा देनी है। सेम ऐसे बेटा पैटी कैश का भी आपको जो पैटी कैश का भी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दिया नहीं है, वो हम निकालेंगे। पैटी कैश भी असेट है, असेट बढ़ेगी डेबिट साइड से, घटेगी क्रेडिट साइड से। तो पहले पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस बताओ जरा मुझे, कितना है? पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या था? 10,000 10,000 था जी, बहुत बढ़िया सर। हेड ऑफिस ने कितना पैसा और भेजा बेटा? 12,000 हेड ऑफिस जो पैसे भेजेगा उससे पैटी कैश बढ़ेगा। कैश सेंड बाय हेड ऑफिस है ना, ये पैटी कैश है। पैटी कैश सेंड बाय हेड ऑफिस 12,000 और भेज दिया था, तो 10,000 पहले के पड़े थे, 12,000 और भेजे। तो ब्रांच मैनेजर के पास टोटल अमाउंट थी 22,000 की। कितने खर्च कर दिए भाई उसने? 11,000।
कितने खर्च कर दिए? 11,000 सर। जितना अमाउंट वो खर्च कर देगा मेरे बच्चों वो हमने यहाँ डाल दिया। अब जो बचा बाय बैलेंस शीट कितना बच गया बताइए सर? 11 ही बच गया। 22 में से 11 खर्च हुए और 11 बच गए। बस पैटी कैश अकाउंट में यही 4 एंट्री होती है और कभी कोई एंट्री नहीं होती। पैटी कैश में डेबिट साइड में ओपनिंग पैटी कैश का बैलेंस आएगा। उसके बाद हेड ऑफिस ने जो पैसे भेजे वो पैटी कैश के बैलेंस को बढ़ाएंगे, वो डेबिट में डाल दो। ब्रांच का मैनेजर जो खर्च कर दे वो पैटी कैश के बैलेंस को कम करेगा, उसे डाल दो क्रेडिट साइड में। जो बचा वो क्लोजिंग कैश बैलेंस है। तो कितना फिगर आया बच्चों? पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस आया 11,000। 11,000 ही खर्च करे, 11,000 ही बच गई। जो खर्च किए उससे मतलब नहीं है, जो बच गए सर वो 11,000 यहाँ डालना पड़ेगा। और ये करते ही हमारा ब्रांच अकाउंट हो गया है कंप्लीट। अब हमें ब्रांच अकाउंट में फिगर निकालनी है और वहां से निकलेगा हमारा प्रॉफिट या लॉस। तो आइए करते हैं कैलकुलेशन। आप मुझे बताइए बेटा कि जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल कितना आ रहा है? पहले क्रेडिट वाले आइटम जोड़ेंगे। 8,18,37,000 और ये बताओ मुझे कितना आ रहा है बेटा? 10,03,000। 10,03,000। बाकी लोग भी बेटा वेरीफाई कर लेना प्लीज। और बताइए डेबिट साइड का बेटा क्या टोटल आ रहा है? डेबिट का क्या आ रहा है? रफली लिख लो किसी जगह पता लगाने के लिए कौन सी साइड बड़ी है। 8,73,000। 8,73,000। चेक करो बेटा क्या इतना ही है? प्लीज वेरीफाई कर लो। एक दो बच्चे और वेरीफाई कर लो फिगर ताकि हम नेट प्रॉफिट लॉस निकाल लें इसका। यस सर वही है। चलो तो इनका डिफरेंस निकालो फिर। 10,03,000 में से डिफरेंस निकालिए 8,73,000 का। ये टोटल आया मेरा 1,30,000। 10,03,000। ठीक है सर। 10,03,000 में से माइनस कर दोगे आप 8,73,000 तो क्या लिखोगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ बेटा ट्रांसफर होगा बताओ जरा, कहाँ भेजूं? P&L में। प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल प्रॉफिट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्या डिफरेंस आ रहा है मेरे बच्चों? 1,30,000। 1,30,000। 1,30,000 का यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ गया और ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। तो ये था पूरा क्वेश्चन, फुल फ्लैश क्वेश्चन। सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने इसके ऊपर बात कर ली है। इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। और अगली क्लास में हम सीखेंगे इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इनवॉइस प्राइस वाले ही हैं। बस इनवॉइस प्राइस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और होता है, बाकी मोर और लेस यही है। बताओ ये सारी चीजें क्लियर है या नहीं आज की? क्लियर है सर। चलो बेटा, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में ग्रुप में सेंड नहीं करने वाला हूँ। इतनी मेहनत आप खुद करें बेटा। जल्दी से मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट खुद ले लो। तो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है। थोड़ा पेज छोटा कर देते हैं जी। ये पहला पेज है, फर्स्ट और सेकंड। चलिए आई गेस ये हो गया। आगे आते हैं। तो थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। जी ये सेकंड पेज है। चलिए आई गेस ये भी डन। Yes, sir.
Yes. ये बेटा ये हो गया। Yes, sir. चलो, तो ये तो ऐसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था। सो इससे आगे अब नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें। गुड बाय।